ससुराल से मायके आई रमा को उसकी माँ कांता ने बहुत कुछ सुना दिया था, जिन बातों को सुनकर रमा का दिल और भी टूट जाता है। जैसे मायके में रहते हैं वैसे अगर ससुराल में भी रहेंगे तो भला कौन चुप रहेगा। अब ये मेरी बात नहीं मानती थी, शायद उसके ससुराल में भी ऐसा ही करने लगी, इसलिए उन लोगों ने देखो ना कितना कुछ सुना दिया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, सब लोग मिलकर उनके पैरों में गिर जाएंगे और माफी मांगते हैं उन लोगों से, शायद कुछ हो जाए। ये सब क्या है माँ? कहते हैं कि एक औरत की दुश्मन दूसरी औरत ही होती है, लेकिन आज ये सब कुछ तुम सच बनाकर दिखा रही हो। अरे माँ, तुम उसकी माँ हो, अगर तुम ही उसको ये सब कुछ सुना दोगी तो वो कहाँ जाएगी माँ? अरे तो क्या करूं? अब इसने जो किया है उसके लिए क्या इसकी आरती निकाल के घर में स्वागत करूं क्या? अगर ये सब कुछ लोगों को पता चल गया तो हमारी मान मर्यादा, हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा रमा ने कोई काम नहीं किया जिससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। अरे माँ, गलत तो वो लोग हैं, उन्होंने झूठ बोला था कि शादी के बाद भी रमा को पढ़ने की वो इजाजत देंगे। ये सब कुछ झूठ था माँ, उन लोगों ने हमें धोखा दिया। और तो और ये पूछने पर तो रमा को उन लोगों ने कमरे में बंद किया और उसको बहुत मारा पीटा। क्या माँ तुमको वो सब नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें रमा की हालत देखकर उस पे तरस नहीं आ रहा? क्या तुम्हें उन लोगों पे गुस्सा नहीं आ रहा? अरे गुस्सा करने से क्या मिलेगा हम लोगों को? लड़की वाले हैं ना, हमें ही उनके आगे झुकना पड़ेगा, वरना वो लोग इसको छोड़ देंगे बेटा। वो क्या मुझे छोड़ेंगे माँ? मैं खुद उनको छोड़ दूंगी। देखा तूने कैसी बातें कर रही है ये लड़की। हे भगवान, क्या नसीब है मेरा, अब ये सब कुछ देखने के लिए ही मैं जिंदा हूँ। रमा अपनी परिस्थिति और उसके सारे दुख अपने भाभी रानी को बताती है और वो दोनों फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही 4 दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन रमा के ससुराल वाले कांता के घर पहुंच जाते हैं और उनके साथ डिवोर्स पेपर्स भी लेकर आते हैं। कहते हैं कि उस पर रमा के कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चे हैं, उनको समझाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। अगर आप ही ये सब कुछ करेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, ये सब कुछ पहले सोचने वाली बातें थी। लड़की के पास बड़े लोगों से बात करने की कोई इज्जत नहीं है, ना ही पति की इज्जत करती है। बात करने की तो कोई तमीज ही नहीं है। अच्छा, और जो बात आप लोगों ने कही थी, क्या वो आपको याद है? क्या आपने अपने बेटे को भी यही सिखाया है कि वक्त निकालने के लिए चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन जैसे ही वक्त निकल जाएगा उस बात को भूल जाएं? अरे देखा आपने कैसी बातें कर रहा है ये लड़का। परवरिश का असर है। अरे ये सारी बातें अब बेकार की है, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए और ना ही आपके खानदान से कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। हमारे बेटे को क्या, वो तो राजा है राजा। किसी अच्छी सी लड़की को ढूंढकर उसकी दोबारा शादी कर देंगे। उनकी सारी बातें सुनकर कांता बेचारी कुछ नहीं कह पाई थी और चुपचाप वैसी ही खड़ी रह गई। उनकी ये सब बातें सुनकर आनंद भी अब कहने लगा कि उसकी बहन को वापस उनके घर नहीं भेजेगा और उसने ये भी कहा था कि वो खुद एक लॉयर से बात करेगा और फिर तलाक के पेपर रेडी करेगा। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करते हैं। जितना भी ब्याज का पैसा दिया था और मेरी बेटी के जितने भी गहने हैं सारे के सारे वापस कर दीजिए, वो अपनी जिंदगी खुद जिएगी। क्या? किन पैसों की बात कर रही हैं आप? वो पैसे तो कब के खर्च हो चुके। और रही बात गहनों की, तो जो 2 साल से आपकी बेटी हमारे घर में खा रही है ना, उन गहनों से तो बहुत ज्यादा ही खा चुकी होगी। राम राम, कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? मुझसे ही इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। पता नहीं मेरी बेटी के साथ इन लोगों ने क्या कुछ अन्याय नहीं किया होगा। अरे माँ, चुप हो जाओ। पुलिस केस कर देंगे तो सारी की सारी चीजें अपने आप ही हमारे पास चली आएंगी। इसके बारे में तुम बिल्कुल परेशान मत होना माँ।
ठीक 1 महीना गुजरने के बाद रमा के ससुराल वाले जो कुछ भी वो लोग दहेज में ले चुके थे वो सारी की सारी चीजें वापस लौटा देते हैं। फिर कुछ ही दिनों में उन दोनों का तलाक हो जाता है और रमा के पति ने दूसरी लड़की से दोबारा शादी भी कर ली थी। देखा तुम लोगों ने, 1 महीना होते ही उस लड़की की दोबारा शादी कर दी उन लोगों ने। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, लड़का है, कोई भी लड़की को देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरी बेटी से कौन दोबारा शादी करेगा? अरे माँ, क्यों ये बार बार शादी शादी का नाम लेके मेरा सर गर्म करती रहती हो तुम? क्या तुम बिल्कुल ये नहीं चाहती हो माँ कि तुम्हारी बेटी खुश रहे? अरे तू क्या जाने, जिसका पति छोड़ देता है, पता है समाज उस औरत के बारे में क्या कुछ कहता है। ये सब कुछ मैं नहीं सह पाऊंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक तो तू मेरे साथ रह लेगी, लेकिन मेरे बाद क्या सारी जिंदगी अपने भाई के साथ जी पाएगी? उसके लिए बोझ बनकर रहेगी। अरे माँ, ये सब कुछ तो तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मैं तो कितना मन लगाकर पढ़ाई करती थी, लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने मेरी शादी कर दी और मेरी पढ़ाई रोक दी। अगर उस वक्त तुम मेरी बात मानती तो आज मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रही होती। अरे उस पढ़ाई की वजह से ही तो ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इतना सब कुछ हो रहा है, इतने झगड़े हो रहे हैं। काश उस समय में जैसा तेरा भाई फेल हो गया था 10वीं में, अगर तू भी फेल हो जाती तो ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता मुझे। देखो रमा, तुम्हें माँ की बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि पहले ही मैंने फीस पे कर दी है। अब तुम मन लगा कर पढ़ना, ठीक है? किसी भी बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें जो भी मदद चाहिए हो तो अपनी भाभी से कह देना, ठीक है? हाँ, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें जो किसी बात की भी सहायता हो मेरे पास आ जाना और बिना हिचकिचाए पूछ लेना, ठीक है? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। फिर सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, लेकिन कांता हर 2-3 दिन में एक बार शादी की बात जरूर उठाया करती थी, लेकिन उसकी बातों को हर कोई नजरअंदाज करने लगा। कांता को पता चल गया था कि अब ये बात करना बेकार है, इसलिए वो चुप हो गई थी। दोबारा शादी की बात उसने कभी नहीं की थी। और रमा ने अपने पूरे के पूरे एग्जाम्स कंप्लीट कर चुकी थी। फिर वो उनके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में ही टॉपर बन गई थी। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना उसका सपना था और इसके लिए उसको और खूब मेहनत करने की जरूरत थी। गांव के सारे लोग रमा की सारी जिंदगी जानते थे, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई उंगली उठाकर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। और सारे गांव के लोग इस बात से बहुत खुश थे कि उसकी वजह से उनके गांव का नाम रोशन हो गया है। ये सब कुछ देखकर कांता भी अपनी बेटी के लिए खुश होने लगी। भैया, आजकल के दौर में जब बेटी की शादी हो जाती है तो माँ बाप उसको ससुराल भेजकर ये समझते हैं कि उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, और वो समझते हैं कि अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी हर समस्या के वक्त तुम मेरे साथ थे भैया और मेरी ताकत बन गए। बहुत थैंक्स भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपको। मैं जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों न कर लूं, लेकिन उसका कारण तो तुम ही रहोगे भैया। थैंक यू भैया। हाँ रमा, तुम ठीक कह रही हो। सारे माँ बाप अपनी बेटियों के बारे में यही सोचते हैं, 1000 बार यही सोचते हैं कि मेरी बेटी के लिए शादी ऐसे करेंगे, शादी वैसे करेंगे और फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बार वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बेटी की क्या सपने हैं, हमारी बेटी क्या सोचती है, हमारी बेटी आखिर क्या हासिल करना चाहती है। अगर एक बार ये माँ बाप सोच लेते तो कोई भी बेटी तुम जैसी नहीं बनती। बस माँ के कारण तुम्हारी शादी थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। अगर रिश्ता करने से पहले एक दूसरे के बारे में समझ लेते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। सारे बड़े लोग तो ये कहते हैं कि लड़का और लड़की शादी से पहले अगर मिलेंगे तो वो बहुत बड़ा पाप होगा,
लेकिन जब अनजान व्यक्ति से शादी हो जाएगी, फिर उन दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं मिलेगी, तो ऐसे हालत में उन दोनों को एक दूसरे से तलाक ले लेनी चाहिए और फिर दूसरे व्यक्ति से शादी करनी है। ये सब उनको गलत नहीं लगता। ऐसा करने से गलती दो आदमियों की नहीं, दो परिवारों की हो जाएगी ना। ये छोटी सी बात उनको समझ नहीं आएगी। वैसे हाँ, मैं मानता हूं कि गलती माँ ने की है, लेकिन बस तुम्हारी ही भलाई के लिए सोचती है ना। देखो रमा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब कुछ जो तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है उसको भूलना बहुत ही आसान है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि तुम उसको भूलने की कोशिश करो और तुम्हारा जो रिसर्च है उसको तुम कंप्लीट करो। तुम्हारा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनने का जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा करो। और जब तुम हमारी खेतों में आओगी और खेतों की जांच करने लगोगी, तब मैं गांव वालों को ये कहकर अपने आप पे गर्व महसूस करूंगा कि देखो भाई, ये मेरी बहन है। हाँ भैया, ठीक है। इस तरह रमा अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए बैंगलोर चली जाती है और एक कंपनी में उसको बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन प्रैक्टिकल वर्क सर्वे करने के लिए वो अपने ही गांव आ जाती है। गांव आने के बाद उसका स्टेटस देखकर गांव के सारे लोग बहुत ही चौंक जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब रमा पूरी तरह से बदल चुकी थी। गांव का हर आदमी उसे देखता और बहुत ही गर्व महसूस करता। आनंद का एक दोस्त था जिसका नाम विजय था। आनंद और विजय ने मिलकर ही 10वीं क्लास पूरी की थी और अब वो बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा है। विजय को रमा बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये बात बोलने के लिए वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया था और शादी की बात चलाने के लिए उसके पास उस वक्त कोई नौकरी भी नहीं थी। जब तक उसको नौकरी लगी थी उससे पहले ही रमा की शादी हो गई थी। इस कारण वो कभी कुछ नहीं कह पाया था। अपने मन की बात वो अंदर ही अंदर दबा कर रखा हुआ था और उसके बाद जो कुछ भी रमा की जिंदगी में चल रहा था वो सारी की सारी बातें आनंद के जरिए वो पता कर ही रहा था। रमा की तलाक की बात जानने के बाद विजय ने आनंद से कहा कि वो उसकी बहन से शादी करना चाहता है क्योंकि वो रमा से बहुत प्यार करता है। लेकिन आनंद ने उससे ये कहा कि अभी अभी रमा खुश होकर जीने की कोशिश कर रही है और ऐसे समय में ये सब कुछ उसकी बहन से कहेगा तो वो दोबारा डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि आनंद को बिल्कुल पसंद नहीं है। और आनंद ने विजय से ये भी कहा था कि जब तक उसकी बहन के सपने पूरे नहीं हो जाते, जब तक जैसी जॉब उसकी बहन चाहती है वो उसको नहीं मिल जाती, तब तक के लिए अगर विजय इंतजार कर सकता है तो वो इंतजार करे। इन सारी बातों से अनजान रमा अपना काम खूब मेहनत करके करने लगी और जैसी नौकरी उसको चाहिए थी वो नौकरी उसको मिल गई थी। फिर वो सेटल हो गई थी। ये सब कुछ देखकर रमा के भाई आनंद ने रमा से विजय के बारे में बताया था कि उसने कितने साल उसकी बहन के लिए इंतजार किया था। विजय के बारे में सब कुछ सुनने के बाद इतने साल उसकी हाँ के लिए इंतजार करने वाले विजय का प्यार वो समझ जाती है और उसके साथ शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर विजय और रमा की शादी हो गई थी। उसके बाद उन दोनों की जिंदगी में सिवाय खुशियों के किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। इस तरह वो दोनों अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जीने लगी।